आज का टॉपिक है अर्ध आयु। तो हम लोग रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्ध आयु के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेडियोएक्टिव के 6 नियम के बारे में डिस्कस किया था। तो किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या घट करके आधा हो जाता है। किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें उस पदार्थ के विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या कितना बचेगा, आधा बचेगा। आधे परमाणुओं का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा और आधे परमाणु उसमें बचा रहेगा। तो इसे ही हमें थ्योरी में लिखना होगा। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें उस पदार्थ के विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या कितना बचा रहेगा, आधा बचा रहेगा। आधे परमाणुओं का विघटन हो जाएगा और आधा परमाणु बचा हुआ रहता है। तो ये मान के चल रहे हैं कि प्रारंभिक कंडीशन में माना समय t=0 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणु की संख्या कितना है, n0 है। ये प्रारंभिक कंडीशन है, उसमें परमाणु की संख्या में विघटन नहीं हुआ है, जो समय t पर घट करके कितना हो जाएगा, n हो जाता है। यहाँ पे n0 और n में n0 बड़ा होगा। पहले उसमें परमाणु की संख्या n0 है, फिर कुछ समय पश्चात रेडियोएक्टिव पदार्थ का लगातार क्या होते रहता है, क्षय होते रहते हैं। वहां से रेडियोएक्टिव विकिरण बाहर निकलते रहते हैं जिनसे परमाणु की संख्या में क्या आता है, कमी आता है। तो पहले उसमें परमाणु की संख्या n0 था और कुछ समय पश्चात वो घट करके कितना हो जाता है, n हो जाता है। तो रेडियोएक्टिव के क्षय के नियम से हमने एक डेरिवेशन देखा था। उस डेरिवेशन में एक फार्मूला निकला था n=n0 e⁻λt, जहाँ पे लेमडा क्या था, क्षय नेतांक। तो इसी समीकरण 1 से हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। यदि अर्ध आयु काल को मैं t से प्रदर्शित करूं, अर्ध आयु काल को t से प्रदर्शित करें, तो स्मॉल t की जगह क्या रखना होगा, कैपिटल T। और हमें पता है अर्ध आयु काल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो प्रारंभिक संख्या का आधा बचा हुआ रहता है। तो n क्या है, परमाणु की संख्या, जो प्रारंभ में जितना परमाणु था उसका आधा बचा हुआ है। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, समीकरण 1 में n0/2 n0 की जगह n0 e⁻λ और t जो स्मॉल t था उस स्मॉल t की जगह यहाँ पे रख दिए कैपिटल T। तो n0 कट जाएगा, यहाँ भी n0 है, यहाँ भी n0 है, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचा, 1/2 e⁻λ t। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि log उधर जाके e बन जाता है, तो e भी इधर आके log बन जाएगा। ये 1/2 -λ t बचेगा, e इधर आके log बन गया। अब log में जो बटे में होता है उसे माइनस में लिखा जाता है। जब माइनस वाले को पिछले वाले वीडियो में हमने बटे में लिखा था, तो इस बटे वाले को भी माइनस में लिख सकते हैं। लॉग का फार्मूला है। इधर क्या बचा, -λ/t। log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0 -log 2 -λt। अब यहाँ पे बचा है -log 2 -λt। माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log 2 λt। और जो t है उसका मान निकालना चाहे तो ये λ में है वो डिवाइड में जाएगा। तो t क्या मिला, log 2/λ। और ये जो log 2 है वो e आधार पर है, इसे 10 आधार पर हम लोग बदलना चाहेंगे। log को 10 आधार पे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सामने में 2.303 का गुना कर देंगे। तो ये पहले log e के आधार पर था और ये log 10 के आधार पर है, 10 आधार पर है ये log जो है। तो log e को log 10 में बदलना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, 2.303 का गुना कर देंगे। अब log 10 2 का मान हमें पता है 0.3010 होता है, तो इसकी जगह रख देंगे 0.3010 और दोनों का इंटू करने पर आ जाएगा 0.693। तो अर्ध आयु काल का फार्मूला क्या होता है, t=0.693/λ। तो इसी डेरिवेशन को एक बार और देखते हैं। किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ में विघटन होने के कारण परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक संख्या का आधा हो जाता है। तो प्रारंभ में जब समय 0 था तो रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणु की संख्या n0 था और कुछ समय पश्चात अर्थात t समय पश्चात वो घटकर कितना हो जाता है n।
तो रेडियोएक्टिव क्षय के नियम से हमने n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा टी निकाला था। इसे समीकरण 1 दे दिए, जहां पे लेमडा क्या है, क्षय नियतांक। यदि अर्धायु काल को t से प्रदर्शित करें तो स्मॉल t की जगह हम लोग कैपिटल T रखेंगे। और हमें पता है अर्धायु काल में परमाणुओं की संख्या प्रारंभ में जितना परमाणु रहता है उसका आधा हो जाता है। तो n की जगह कितना रखेंगे, n0.2। तो यहाँ पे n की जगह रख दिए n0.2, n की जगह n0.2 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा और स्मॉल t की जगह कैपिटल T। n से n0 से n0 कट जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। इधर जाके log बनेगा, log 1/2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हो जाएगा। जो ये 1/2 डिवाइड में है, log होने के कारण माइनस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। हम जानते हैं log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। तो यहाँ पे बचा माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, और माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचा, log 2 इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी। अब t का मान निकालेंगे, इस अर्धायु काल का मान निकालेंगे, तो लेमडा इंटू में है वो डिवाइड में जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, log 2 अपॉन लेमडा। और यहाँ पे जो log e है उसका आधार, जो log 2 है उसका आधार e है, इसे 10 आधार में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का गुना कर देंगे, जिससे log e2 बदल जाएगा log 10 2 में। और log 10 2 का मान कितना होता है, 0.3010, और इन दोनों का गुना करने पर आ जाएगा 0.693। तो यही क्या होता है, अर्धायु काल के लिए डेरिवेशन होता है। अर्धायु काल t का मान 0.693 अपॉन लेमडा के बराबर होता है। अगला टॉपिक है नाभिक का स्थायित्व। तो अब हम लोग नाभिक के स्थायित्व के बारे में बात करेंगे। तो नाभिक का स्थायित्व निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, जिनमें है पहला प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। अगर किसी नाभिक का प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्यादा है तो इसका मतलब है नाभिक अधिक स्थायी होगा। प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहने का मतलब है किसी भी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है, किसी परमाणु के नाभिक से एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है। यदि एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा है। और यदि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो नाभिक का स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वह नाभिक अधिक स्थायी होगा। दूसरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर। जो नाभिक का स्थायित्व है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, उसका अनुपात कितना है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 1:1 है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो इस स्थिति में भी नाभिक जो है अधिक स्थायी होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वह नाभिक क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो नाभिक के स्थायित्व में इन दो बातों के बारे में डिस्कस करना रहता है कि सबसे पहला पॉइंट, प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्यादा होगा तो नाभिक अधिक स्थायी होगा। और दूसरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 1:1 है, या फिर बोल सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो वह नाभिक क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। अब दूसरा हम लोग नाभिकीय बल के बारे में बात करेंगे। ये दूसरा टॉपिक है, नाभिकीय बल। तो इस नाभिकीय बल के बारे में बात करते हैं। तो नाभिकीय बल वह बल होता है जो किसी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियॉनों को बांध करके रखता है। नाभिकीय बल वह बल होता है जो किसी परमाणु के नाभिक में किसे बांध कर रखता है, न्यूक्लियॉन को। न्यूक्लियॉन कहने का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। नाभिकीय बल वह बल होता है जो किसी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियॉनों को बांध कर रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है। तो नाभिकीय बल के अभिलक्षण क्या होते हैं उसे भी देख लेते हैं। पहला, ये जो नाभिकीय बल होता है वो कूलाम के नियम से लगने वाले बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों बल की तुलना में क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय बल जो होता है कूलाम के नियम से लगने वाले बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा, नाभिकीय बल जो होता है अत्यंत लघु परास का होता है। नाभिकीय बल क्या होता है, अत्यंत लघु परास का बल होता है। ये ज्यादा एरिया को कवर नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है नाभिक का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है। तो नाभिकीय बल क्या होता है, अत्यंत लघु परास का बल होता है। और तीसरा, जो नाभिकीय बल होता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है।
तो नाभिकीय बल भी समझ में आया होगा। नाभिकीय बल वह बल होता है जो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांध कर रखता है। अब नाभिकीय बल के अभिलक्षण देख लेते हैं। पहला जो नाभिकीय बल होता है वो कूलॉम के नियम से लगने वाले बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। ये लघु परास का बल होता है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये लघु परास का बल होता है। जैसे नाभिक के साइज के बारे में पता ही है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि नाभिकीय बल क्या होता है, लघु परास का बल होता है। और जो नाभिकीय बल होता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है।